अधातु, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, अध्याय थर्ड, नाम क्या है इसका, धातु और अधातु, एवं अधातु लिखा होगा, अधातु, सॉरी। अब धातु हमने पूरा पढ़ लिया है, धातु के धातु पढ़ लिया, धातु किसे कहते हैं पढ़ लिया, धातु के भौतिक गुणधर्म भी पढ़ ले और धातु के रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ ले, सेम सारी चीजें पढ़ेंगे अधातु के लिए। तो अधातु किसे कहते हैं, देखो धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। सेम जो देखो, वे तत्व जो प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। सेम इसका उल्टा, वे तत्व जो प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, वह अधातु कहलाते हैं। सेम लिखेंगे, लिख ले फिर, अधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए अपने बाह्यतम मतलब बाहरी कोश, बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, करते हैं, अधातु कहलाते हैं। देखो दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन से क्या होता है, धातु और अधातु डिसाइड होता है। से मान लो हमारे पास एक सोडियम एक तत्व है, इसके बाह्यतम पहले कोश में 2, दूसरे में बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। इस बाह्यतम कोश के 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये त्याग रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, धातु। ऐसे अगर कोई तत्व है उसके बाह्यतम कोश में जैसे मान लो प्रकृति से क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, कितने भी इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कोश में त्याग रहा है तो उस तत्व को हम क्या बोलते हैं, धातु। और ऐसे अगर कोई तत्व अपने बाह्यतम कोश में क्या ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अधातु। त्यागते और ग्रहण क्यों करते हैं, प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए। अब देखो त्याग रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वह अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाहते हैं। उन 8 इलेक्ट्रॉनों को बढ़ने के लिए कुछ तत्व तो अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और कुछ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जो त्यागते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, धातु, और जो ग्रहण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम अधातु। ठीक है, ऐसे कौन कौन से तत्व उदाहरण लिखेंगे, एक दो। देखो पहचानने का सबसे आसान तरीका है, किसी भी तत्व के नाम में ना रहो, सा रहो और क्या रहो, रहो, वो सभी हमारे क्या है, अधातु तत्व। जैसे मान लो क्लोरीन, फ्लोरीन आ रहा है ना उदाहरण, क्लोरीन एक क्या है, अधातु है, गैस भी वैसे तो। फ्लोरीन, सल्फर ना आ रहा है ना, सल्फर प्रतीक क्या होता है इसका, एस, सल्फर भी अधातु है। फोस्फोरस क्या आ रहा है, सा आ रहा है, फोस्फोरस क्या आ रहा है, सा आ रहा है। ये हमारे सभी क्या है, आदि अधातु है। कैसे पहचान रहे डायरेक्ट इनको भाई अधातु है, हमने तो पता ही नहीं लगा भाई त्याग रहे त्याग रहे, तो एक तरीके पहचान ही, किसी भी तत्व के नाम में न, र और सा हो तो हमारे क्या होते हैं, अधातु तत्व होते हैं। आप पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण, इन तत्वों के क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुणधर्म, पढ़ा भी रखा है मैंने पहले। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, भौतिक का मतलब क्या होता है, ऐसे गुणधर्म जो हमें डायरेक्ट दिखाई दे जाते हैं। भौतिक का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमें दिखाई देती है उन्हें बोलते हैं भौतिक। तो धातुओं के, अधातुओं के ऐसे गुण जो हमें दिखाई दे सकते हैं या उन्हें हम महसूस कर सकते हैं,
भौतिक का मतलब कहता है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भौतिक। ठीक है, तो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब देखो धातुओं के भौतिक गुणधर्म ने पढ़ लिए। वहां क्या बोलता है? धातुएं क्या होती है? ठोस। धातु का मतलब तापमान क्या होती है? ठोस और चमकदार, सॉरी कठोर और क्या होती है? चमकदार। पहला ये लिखा है ना। तो अधातुएं क्या होती है? कठोर नहीं होती, क्या होती है? मुलायम। क्या होती है? मुलायम। ठोस नहीं होती, कठोर, सॉरी कठोर नहीं होती, क्या नहीं होती? कठोर है नहीं। हमने पहला गुणधर्म क्या पढ़ा है धातुओं में वहां पर कि अधातु में कठोर और क्या होती है? चमकदार। इसके उल्टा अधातु में क्या होती है हमारे पास? है मुलायम और भंगुर, ये लिखा रखा है ना। देखो कठोर याद रखो सीधा। धातु में क्या होती है हमारे पास? है कठोर। अधातु में क्या होती है हमारे पास? है मुलायम। तो पहला गुणधर्म ये लिखेंगे, अधातुएं मुलायम होती हैं। अधातुएं क्या होती है? मुलायम होती है। दूसरा गुणधर्म मैंने वहां लिखा रखा है धातुओं में, अधातु में क्या होती है? आघात वर्धने। क्या होती है? आघात वर्धने। अर्थात धातुओं को पीट कर उनका चद्दर बनाया जा सकता है, पर इसके उल्टा जो अधातु हैं वो आघात वर्धने नहीं होती। आघात वर्धने नहीं होती इसका मतलब अधातुओं को पीट कर उनका चद्दर नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो चद्दर क्यों नहीं बना जा सकता? जैसे मान लो तुम सल्फर ही ले लो और सल्फर को तुम कूटोगे तो बारीक बारीक टुकड़ों में बिक जाएगा वो। अब किस, जैसे मान लो कांच का टुकड़ा लिया हमने, कांच के टुकड़े हमने पत्थर से मारा थोड़े से, तो कांच का टुकड़ा क्या हो जाएगा? बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाएगा ना। तो बारीक बारीक टुकड़ों में टूटने वाले को गुण को बोलते हैं भंगुरता। क्या बोलते हैं? भंगुरता। क्या बोलते हैं? भंगुरता। तो जैसे मान लो हमने धातु को पीटा तो धातु क्या बन जाता है? चद्दर। इसलिए हम बोल रहे हैं कि धातुओं में चोट सहन करने का गुण होता है और वो क्या होती है? आघात वर्धने होती है। वैसे हाँ लिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होती है? आघात। धातु क्या होती है? आघात वर्धने। ऐसे अगर मैं अधातुओं को पीटूं तो उनको पीट कर चद्दर नहीं बना सकता। अगर तुम किसी अधातु को पीटोगे तो क्या हो जाएगा? बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाएगा। तो किसी पदार्थ का अगर बारीक बारीक टुकड़ों में टूटने वाले गुण को हम क्या बोलते हैं? भंगुरता। क्या बोलते हैं? भंगुरता। तो अधातु में क्या होती है? आघात वर्धन नहीं होती है, क्या होती है? भंगुर। क्या होती है? भंगुर। इसका मतलब अधातुओं को पीटने पर वो बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक है, आघात का मतलब क्या होता है? चोट। आघात वर्धने नहीं होती, ये क्या होती है? ये भंगुर। ये कौन? अदात में। ये कौन? भंगुर होती है हैं। अर्थात इनको पीटने पर ये छोटे छोटे क्रिस्टलों में मतलब टुकड़ों में छोटे छोटे क्रिस्टलों का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। टूट जाती हैं। दांत में क्या नहीं होती? आघात वर्धने नहीं होती। ये क्या होती है? भंगुर। क्या होती है? भंगुर। ठीक है, तीसरा लिखेंगे, अदात में तन्ने भी नहीं होती। धातु में क्या होती है? तन्ने। अधातु में तन्ने नहीं होती। तो लिखो मतलब गुणधर्म हो तो नहीं होती ना। लेकिन अब देखो वहां पर थर्ड, धातु में विद्युत और उसमें क्या होती है? सुचालक। अधातु में क्या होती है? उसका उल्टा कुचालक। पर एक ऐसी अधातु भी है जो क्या होती है? विद्युत क्या होती है? सुचालक होती है। क्या नाम है इसका? ग्रेफाइट। क्या नाम है उसका? ग्रेफाइट। एक देखो लगभग सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की कुचालक। पर एक ऐसी धातु भी है जो क्या होती है? सुचालक। उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, अधातुएं विद्युत व उष्मा मतलब ऊर्जा समझते हो ना कि क्या होती है? कुचालक। मतलब इनमें देखो कुचालक का मतलब क्या है? इन जैसे मान लो अगर ये अधातु है तो यहां से अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो वो गर्मी यहां से यहां नहीं पहुंचेगी,
मतलब में क्या हो रहा है, उष्मा का चालन है नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई धारा का तार लगाऊं, धारा यहाँ से आनी पहुंचेगी ना, तो धारा के इसमें चालन है नहीं, अधातु हमेशा होता है। जो प्लास्टिक ले लो, कोई भी चीज ले लो, ठीक है ना। अधातु में विद्युत क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा क्या होती है, कुचालक होती है। अपवाद क्या है इसका, परंतु ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है। ये अपवाद है, का सुचालक होता है, सुचालक होता है। एक चीज यहां और ऐड करेंगे, जैसे मान लो हमने पढ़ा है ना कि धातुएं क्या होती है, मुलायम। एक ऐसी अधातु है जो मुलायम नहीं होती, उसको बोलते हैं हीरा, डायमंड। हीरा मुलायम नहीं होता, बहुत कठोर होता है, और एक अधातु कार्बन का बनता है। कार्बन एक अधातु है, कार्बन क्या है, एक अधातु। हीरा, हीरा कठोर ही नहीं, विश्व की सबसे कठोर पदार्थ है, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ठीक है ना। जितने भी तत्व है हमारे, उन सभी तत्वों में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। और ये क्या होता है, एक अधातु। क्या होता है, एक ये अधातु सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है हमारे पास है, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही, ठीक है। यहाँ पर अधातु विद्युत और ऊष्मा क्या होती है, कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है। एक और लिखा था हमने, क्या बोला, कमरे के तापमान पर सभी धातुएं क्या पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। पर अधातुएं क्या पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाई जाती है। कमरे के तापमान पर सभी धातुएं कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। अधातु उसका उल्टा होती है, कमरे के तापमान पर सभी धातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती। कुछ धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, कुछ द्रव में पाई जाती है, और कुछ गैस अवस्था में पाई, क्लोरीन गैस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, सल्फर ठोस अवस्था में, ऐसे पाई जाती है ना। हाँ। कमरे के तापमान पर अधातुएं ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, में पाई जाती है। हम बोल रहे हैं कि तीनों अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस, कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, कुछ द्रव अवस्था में पाई जाती है, कुछ गैस, पर सिर्फ एक ही अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। और कोई सी भी अधातु द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती, उस एक के लिए हम बोलते हैं कि द्रव अवस्था में भी पाई जाती है धातु, क्योंकि एक अधातु पा रही ना, एक पाने का मतलब एक तो पाई रही ना, तो ऐसे बोला गया है। ब्रोमीन सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, में पाई जाती है। वहां हमने क्या लिखा था, ठोस, देखो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च, अधिक होते हैं, और अधातुओं के क्या होते हैं, निम्न, क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, कम। ये लिखेंगे यहां पर पांचवा। अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न मतलब कम, क्वथनांक कम होते हैं। अब कम होने का मतलब, इसका मतलब क्या है बताओ, देखो भाई, कि अधातुएं कम तापमान पर ही पिघलना शुरू कर देती है, और कम तापमान में क्या करती है, उबलना शुरू कर देती है। गलनांक क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है, उस पदार्थ का गलनांक, उस पदार्थ क्या कहलाता है, वो गलनांक कहलाता है। वह अधिकतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है, क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक
कहलाता है। क्लियर है सारे? पहले लिखा, कोई मिस हो रहा, कोई चीज एक्स्ट्रा हो तो उसको ऐड कर लो इसमें, तो बस वाई से करती, वाई से थोड़ा सा एक दो। ठीक है, अब पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लेना, अगला पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वहां हमने धातुओं में पहले क्या पढ़ा था? धातुओं की ऑक्सीजन से भी क्रिया, पहला गुणधर्म ये पढ़ा था ना। यहां भी सेम पढ़ेंगे अधातु, तो पहला गुणधर्म क्या पढ़ेंगे यहां पर? अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। देखो वहां पढ़ा है हमने कि धातु में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। अब अधातु में क्या बनाएंगे? अधातु ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? अधातु ऑक्साइड, या अधात्विक ऑक्साइड ही बोलते हैं। धातु ऑक्साइड सारे प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। इस कारण ये अम्ल से भी क्रिया नहीं करती है। ये बात समझ, अभी आई दो। हमने क्या पढ़ा धातुओं की? धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। ठीक है, और धातु ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं? सारे प्रकृति के। अब जब धातु ऑक्साइड सारे प्रकृति किससे भी कर लेगा? अम्ल से। मैं क्या बोल रहा हूं? अधातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। अब क्या एक अम्ल दूसरे अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा? नहीं करेगा ना, इसलिए अभिक्रिया नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये लिखेंगे, अधातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। अधातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अधात्विक या अधातु ऑक्साइड। अधातु जमता नहीं इसलिए अधात्विक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड बनाती है। यहां देखो इधर, हम क्या कराएंगे? अधातु के बेरिया में किससे करानी है? ऑक्सीजन से करानी है, ऑक्सीजन से। बनना क्या चाहिए हमारे पास? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड ये बोला ना हमने भाई, ये बना दो तो पात इधर लिखा जाएगा। हमें किसके, देखो अधातु है, ऑक्सीजन से क्या करती है? अभिक्रिया। ये हमने अधातु के बेरिया किससे करा दी? ऑक्सीजन से। तो क्या बनता है? अधातु ऑक्साइड मतलब हमारा क्या उत्पाद? क्या हमारा ये उत्पाद? तो हम एक अधातु के बेरिया किससे करा रहे? ऑक्सीजन से। तो हमारा क्या बना? अधात्विक ऑक्साइड। उदाहरण ले लो कोई सा भी एक। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है ना। ना आ रहा है ना, ना सर आ रहा है क्या? अधातु। उदाहरण इसका, कार्बन के विक्रिया हम किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैसे बनेगा देखो अभी इधर, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। जैसे वही होता है प्रतीक तो, पर अणु के रूप में थी ना हमेशा। अभी क्या कराएंगे? कैसे बनेगा देख, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैसे आया? अब देखो, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? +-4। यहाँ क्या लेंगे? +4। क्या लेंगे? फिर अगले वाले क्या है यहाँ पर? माइनस। एक ऋण आवेश दूसरे धन आवेश को आकर्षित करता है ना, ऐसे बोलते हैं। यहाँ होता है +4 इसकी। इसकी वो क्या? O2 माइनस, ये इसको अपना 4 देगा इधर, इसको क्या देगा? अपना 2। तो पहले बनता है क्या यहाँ पर? 2। फिर क्या बनता है यहाँ पर? O4। फिर हम क्या करते हैं? संयुक्ताओं का सरलीकरण, 2 के पावर से एक बार है, 2 के पावर कितनी बार? 2 बार, तब प्राप्त होता है CO2। डायरेक्ट ड्रैगन हम तो ऐसे बनता है वास्तव में।
कार्बन की अभिक्रिया किससे कराओ, ऑक्सीजन से। दोबारा देख लो, अभिक्रिया तो देखो कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, आयनित अवस्था में। कौन सी अवस्था में, आयनित अवस्था। आयनित अवस्था का मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितना है +4 यहाँ पर। ये क्या होता है यहाँ पर माइनस, सॉरी पीछे लगाओ, कहते हैं इसका 2 ये 2 है इसलिए 2 नहीं आया यहाँ पर, इसकी वैलेंसी क्या होती है -2। अब देखो सबसे पहले लिखते हैं, अब इसके दोनों याद आते हुए वैसे तो पहले इसको लिखें, ये अपना त्याग देगा इधर, इसको देगा सॉरी इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा इधर 4। तीसरा नियम क्या बोलता है, संयुक्ताओं का सरलीकरण। एक अनुपात बदलते हैं तो 2 के पारे कितनी बार कट जाएगा, एक बार, कितनी बार कट जाएगा 2 बार। सी एक को लिखने आवश्यकता नहीं होते हैं, CO2 इसलिए बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम करते हैं देखो बैलेंस है, ये संतुलित है ना, ठीक है, ये हमारी रासायनिक समीकरण बन गई। देखो जब एक अधातु की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो जो हमारा अधातु ऑक्साइड बनता है ये हमारा होता है अम्लीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है हमारा ये, अम्लीय प्रकृति का, या ये होता है उदासीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये, उदासीन भी, दोनों कंडीशन है यहाँ पर, अम्लीय भी हो सकता है और क्या हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर जो अधातु ऑक्साइड बनता है वो अम्लीय या उदासीन प्रकृति का होता है। राइट क्वेश्चन याद है। धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, और अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय या उदासीन प्रकृति का होता है। स्टार लगाइए, लाइन लिखेंगे यहाँ पर, अधात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड ज्यादातर चांसेस अम्लीय प्रकृति है या उदासीन प्रकृति के होते हैं। इंपोर्टेंट है, धात्विक ऑक्साइड सारे प्रकृति के और अधात्विक ऑक्साइड किसके प्रकृति के होते हैं, उदासीन या अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उतार लो यहां तक, मिटा दे, ठीक है। कपिल लिख ले 2 बार, तीसरी बार मिटा दूंगा मैं, तीसरी बार नहीं लिख दूंगा। अब देखो अगला मामले क्या लिख रहा है, धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो हम क्या बोल रहे हैं, जल उदासीन होता है, अरे भी कौन सी थी, अम्लीय या उदासीन, नहीं करेगी अभिक्रिया। तो देखो दूसरा गुणधर्म में, दूसरा गुणधर्म का डायरेक्ट लिख लो, अधातुओं की जल से अभिक्रिया। लाइन डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर, अधातुएं ठंडे गर्म भाप किसी से कोई अभिक्रिया नहीं कर, अधातुएं ठंडे गर्म जल व भाप से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अदात में ठंडे गर्म जल व भाप से कोई भी क्रिया नहीं करती। सेकंड, तीसरा हमने पढ़ा है धातुओं की अमल से भी क्रिया, ये पढ़ा है ना। अब अदात खुद अम्लीय प्रकृति की होती है तो अभी क्रिया नहीं करेगी ना भाई। हाँ, अधातुओं की अमल से अभी नहीं करेगा, अमल से भी अभिक्रिया, अभिक्रिया कुछ कर लेते पर यहां पर है नहीं के बराबर मानू। तो अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। सारी करोगे ना कटा कुटा, तो हाँ लिख लो दोनों पॉइंट, जिससे करते हो कल लिखेंगे। कौन है भाई, परेशान हो रहा है, बैठो ना आगे। कौन जा रहा है, कभी बंद कर देना।